नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में झामुमो से जीत कर आई जामा विधायक लुइस मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासी समुदाय की घटती संख्या पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये समस्या सिर्फ सीमा के पास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदाय के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भी जाते हैं और वहां लंबे समय तक रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर विधायक मरांडी ने असम के चाय बागान का उल्लेख किया, जहां झारखंड के कई आदिवासी समुदाय के लोग काम करते हैं, लेकिन वहां आज भी उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी आदिवासियों को उनके अधिकारों के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लुइस मरांडी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वो वास्तव में आदिवासियों की हितैषी है तो उसे पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए समान रूप से काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक राज्य तक सीमित रखना चाहिए। अगर आबादी कम हुआ है तो आप इसको ऐसे सीधा सीधा आप कैसे बोल सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट आप बनने जा रहा है या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, ये आप कैसे मान सकते हैं? तो अगर हम गंभीरता से उस पर नहीं जाते हैं तो हम ऐसा भी तो देख सकते हैं उस चीज़ों को कि आखिर एसटी का संख्या बायदी हुई आप लोग बोल रहे हैं उनका स्टेटमेंट के आधार से नहीं आंकड़े अगर वो बता रहे हैं तो क्या ये वही मामला है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ से ही हमारा संख्या कम हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे आदिवासी लोग रोजगार को लेकर पलायन कर रहे हैं या कुछ हो रहा है? तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग कोई उद्योगपति लोग है नहीं, वो रोजगार करने के लिए देश के कई कई कोना में जाते हैं और जाते हैं तो जाके रह जाते हैं चाहे लंबे लंबे समय तक। और उसका एक उदाहरण आपका असम का चाय बागान देख लीजिए। असम का चाय बागान में झारखंड से ही लोग गए हैं, चाहे वो संथाली हो, चाहे वो मुंडारी हो, चाहे कुड़ुक समाज से, लेकिन है कि ट्राइबल समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और आज वहीं का वहीं रह गए हैं। तो वो संख्या तो हमारे यहाँ से चला गया, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है? असम का गवर्नमेंट तो लंबा लंबा बोलता है, लेकिन आज भी आदिवासियों को वहाँ आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला है। तो इस चीजों का लोग कभी भी लोकसभा में भी चर्चा नहीं करते हैं। अगर आप आदिवासियों का हितैषी मानते हैं तो देश भर का आदिवासियों का हितैषी बनिए ना। राम उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में रांची प्रेस क्लब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय प्रदूषण और उसकी रोकथाम था। इस कार्यक्रम में देश और राज्य में बढ़ते प्रदूषण पर विशेष चर्चा की गई और इसके समाधान के लिए कई सुझाव भी सामने आए। कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवी और पर्यावरणविद मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव और उसके रोकथाम पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी ने कहा कि झारखंड राज्य के साथ साथ रांची शहर में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसके कई कारण हैं। हालांकि इसे केवल जागरूकता के माध्यम से ही रोका जा सकता है। लोगों को प्रदूषण के खतरों के बारे में समझाना और उन्हें इसके नकारात्मक प्रभावों से अवगत कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आम जनता इसमें भागीदारी नहीं करेगी और पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, तब तक प्रदूषण पर काबू पाना मुश्किल होगा। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर सरकार के साथ मिलकर कदम उठाने की भी आवश्यकता जताई। समारोह के दौरान विभिन्न सुझाव भी दिए गए, जिनमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, हरियाली बढ़ाने और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात की गई। बाद भी क्यों नहीं वो हो पाया कि रांची पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी था जब अंग्रेजों का समय था, ब्रिटिश झारखंड और बिहार यूनाइटेड, और लोग बाहर से आते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। अब ठीक उल्टा हो गया, लोग बाहर जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो रांची इस मामले में अभी भी अब जो है वो इस रांची नहीं रही। और उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि जैसे हमने कहा कि तालाब का कम होना, नदियों का छोटा हो जाना। तो जो हमारा जल चक्र होता था, जो गर्मियों में बारिश देकर मौसम को ठंडा रखता था, वो बंद हो गया। अब तापमान 42 तक चला जाता है, बारिश नहीं होती है। तो अब सवाल सबसे बड़ा चीज क्या है कि जब बारिश ही नहीं होगी तो मौसम कूल कैसे रहेगा? दूसरा क्या है कि हम जंगल हटाते जा रहे हैं। आज़ादी के समय में रांची डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा था, करीबन 52% जंगल का कवरेज एरिया था। अब घट के आपका 19 से 21 में आ गया है प्रतिशत में। तो जो जंगल हमारा था वो तापमान को कंट्रोल करता है,
वो हमारा खत्म हो गया। बारिश को कंट्रोल करता है वो खत्म हो गया। नदी को पानी देता है वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं रांची, झारखंड, पूरा शहर इस तरीके से हमारा डिस्टर्ब होता जा रहा है। जो होता है इरेटिक रेनफॉल हो रहा है। जब बारिश होनी चाहिए नहीं होती है, जब नहीं होनी चाहिए तो खूब हो जाती है। जो बारिश हमको 1 महीना तक मिलना चाहिए वो 3 दिन में निकल जाता है बारिश। न ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और यहाँ तक कि आपका भूमिगत जल भी पोल्यूट होता जा रहा है। जिसका एग्जाम्पल हमारा रांची का पत्थलकुदवा है, जहाँ आर्सेनिक इतना अधिक आ चुका है कि WHO नॉर्म से भी ऊपर जा चुका है। लोग अफेक्टेड हुए हैं। बहुत एरिया में फ्लोराइड आ चुका है, गढ़वा उड़वा में भूमिगत जल। तो झारखंड की स्थिति भी कोई अलग नहीं, ये भी कंपटीशन में आ गया है दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। सरायकेला जिले में आत्मा परियोजना के सहायक निदेशक विजय कुमार सिंह ने मंगलवार को आत्मा परियोजना के निदेशक का प्रभार ग्रहण किया। विभाग के निर्देश पर उन्होंने निवर्तमान निदेशक संजय कुमार सिंह से ये प्रभार लिया। संजय सिंह अब रिटायर हो चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के उपरांत सभी कार्यालय कर्मियों ने उनका स्वागत किया और कार्य में सफलता की कामना की। विजय कुमार सिंह ने सभी कार्यालय कर्मियों से बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपील की ताकि कृषि एवं किसानों से जुड़े विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिले में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें 100% कार्य किया जाएगा और अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नए किसानों को कृषि के क्षेत्र में प्रेरित किया जाएगा। वहीं जो किसान कृषि छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, उन्हें फिर से कृषि क्षेत्र में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उनके नेतृत्व में आत्मा परियोजना के कार्यालय के कर्मचारी मिलकर इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करेंगे और जिले के किसानों के कल्याण के लिए काम करेंगे। योजना निदेशक आत्मा का पदभार ग्रहण किया हूँ और इस जिले में जो हमारी प्राथमिकता है और जो आत्मा का मुख्य कार्य है, कृषकों के बीच कृषि की नवीनतम तकनीकी एवं जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो भारत सरकार की या राज्य सरकार की कृषि से संबंधित, उनको किसानों तक पहुंचाना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ इस जिले के किसानों को हम लोग यह संदेश भी देना चाहते हैं या संदेश देने का प्रयास करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लोग खेती बाड़ी से जो विमुख हो रहे हैं उनको किस तरह से हम लोग मुख्य धारा में ला करके खेती बाड़ी से उनको जोड़ें। इधर भारत आदिवासी पार्टी को पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने झारखंड में पेशा नियमावली लागू करने की मांग की है। सोमवार को पार्टी ने राज्यपाल के नाम जिला उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और टाटा कंपनी की लीज के नवीनीकरण पर रोक लगाने की अपील की गई है। छात्रों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासी अप्रेंटिस छात्रों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासी अप्रेंटिस छात्रों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना। इसे लेकर आदिवासी पार्टी ने जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया। पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन मोहन सोरेन, प्रदेश युवा अध्यक्ष कार्तिक मुखी सहित पार्टी के कई अन्य नेताओं ने इस पत्र के माध्यम से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि झारखंड सरकार पिछले 6 महीनों से हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है, जिससे आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक और वित्तीय अधिकारों का हनन हो रहा है। इस कारण आदिवासी समुदाय जल, जंगल और जमीन के लिए अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला पूरी तरह से 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत आता है और यहां टाटा कंपनी का उद्योग स्थापित है। हालांकि यह उद्योग आदिवासियों की जमीन पर स्थित है, लेकिन 117 वर्षों से इस उद्योग ने आदिवासियों को रोजगार के अवसर देने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पार्टी का आरोप है कि लगभग 60 आदिवासी अप्रेंटिस छात्रों को स्थायी रोजगार नहीं दिया गया, जो कि आदिवासियों के साथ बड़ा धोखा है। इसके अतिरिक्त डिमना बांध के विस्थापित को ना तो मुआवजा दिया गया है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्यपाल से मांग की है कि टाटा कंपनी की लीज का नवीनीकरण न किया जाए, क्योंकि लीज के नवीनीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के क्षमता जजमेंट 1997 का उल्लंघन होगा। कानून को यथाशीघ्र लागू करना होगा। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भारत आदिवासी पार्टी की ओर से 1 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और आज का जो हमारा मांग है, मुख्य रूप से झारखंड सरकार पिछले चुनाव में इन्होंने ये वादा किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे सबसे पहले जो है यहाँ का जो पारंपरिक एक रूढ़ी व्यवस्था है
और उसको यहाँ झारखंड बनने के बाद से आज तक लागू नहीं किया गया है, वो पेशा कानून। इसीलिए पेशा का जो नियम है, नियमावली है, उस नियमावली को शीघ्र लागू करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तक झारखंड सरकार लागू नहीं कर पाया है और लगातार कुछ न कुछ इधर उधर से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। तो हमारा मांग है कि पेशा नियमावली को यथाशीघ्र लागू किया जाए। जो यहाँ के लोगों का जो एक संवैधानिक अधिकार है, जो बुनियादी अधिकार है, उससे आप नियमावली नहीं बनने की वजह से उसको एक साजिश के तहत उनको जो है उसको आप वंचित कर रहे हैं, है ना। उनका जो ताकत है, उनका ताकत कौन एक्सरसाइज कर रहा है? यहाँ के पदाधिकारी, जो सीओ है, बीडीओ है, डीसी है। ग्राम सभा को ताकत इसीलिए नहीं मिल रहा है। पेशा नियमावली लागू हो जाने से ग्राम सभा को संवैधानिक रूप से एक ताकत मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सोमवार को जमशेदपुर के कदमा उलियान पहुंचे। दोनों विधायक सविता महतो की बेटी स्नेहा महतो के विवाह समारोह में शामिल हुए और आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना की। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार ने 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,844 करोड़ रुपए और महिलाओं को मैया समान वित्तीय सहायता के लिए 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। ये बजट आम व खास सबके चेहरे पर मुस्कान को लाएगा। मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे हवाई मार्ग से सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे 3:45 बजे स्वर्गीय निर्मल महतो स्टेडियम पहुंचे, जहां विवाह समारोह आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री लगभग 35 मिनट तक वहां रहे और विधायक सविता महतो व उनकी बेटी को शुभकामनाएं दी। समारोह में गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने केक काट कर अपना जन्मदिन भी मनाया। इसकी सारी व्यवस्था विधायक सविता महतो व उनकी बेटियों ने की थी। इसके बाद 4:20 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सोनारी से एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से सीधे रांची के लिए रवाना हो गए। आपको पता है कि आज हमारे दिवंगत पार्टी के क्रांतिकारी नेता जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनकी पुत्री की आज यहाँ शादी है और हम सब लोग इस पावन अवसर पर उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। सर, मैडम का जन्मदिन भी था, क्या गिफ्ट दे रहे हैं सर? गिफ्ट हमको उसको क्या देना है यार, वो हमारे लिए गिफ्ट है, हम उनके लिए गिफ्ट है। बजट में झारखंड को क्या गिफ्ट मिला? बजट सर कैसा रहा? बजट आज आपने देखा कि बजट को लेके लोगों पे कितना अहोपहो था। आज बिना किसी के ऊपर बोझ दिए सोशल सेक्टर में आज हम लोग लगभग, मुझे लगता है देश में सबसे अधिक लगभग 62,000 करोड़ से अधिक का हम लोग खर्च कर रहे हैं। इसके बावजूद मैया सम्मान योजना भी हमारे ये में चल रहा है। कदमा उलियन में डुमरी के विधायक जयराम महतो भी पहुंचे थे। उन्होंने विधायक सविता महतो व उनकी बेटी से मिलकर विवाह की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिनका विवाह है स्नेहा महतो जी और जिनके साथ उनका विवाह है, दोनों को रितेश महतो, दोनों को नव दाम्पत्य जीवन की असीम शुभकामनाएं, असंख्य शुभकामनाएं। उनका पारिवारिक जीवन अन्य पति पत्नियों के लिए आदर्श स्थापित हो, ये हम शुभकामना करते हैं। बजट आता है तो इस राज्य के एक आम व्यक्ति को बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन बजट को पढ़ने के बाद, चूँकि अल्पकाल में आधा ही पढ़े बजट को, चूँकि आनंद फानंद में फिर वहाँ से जमशेदपुर निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार से पुराने समय में बजट प्रस्तुत किए जाते थे, केवल प्रस्तुत किए जाते थे। एक नया हम लोग आशा किए थे कि इस बार नया होगा। इस राज्य के युवा लगातार कुंठित भाव से है अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगा कि युवाओं के लिए विशेष कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। इस बजट में मूल रूप से इनका जो लक्ष्य रहा, ये लक्ष्य यही रहा
की जो मैया सम्मान योजना जिसके माध्यम से सरकार में आई है, उस राशि को, उस सब्जेक्ट को, विषय को बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बजट को एक दिशा में मोड़ने का कार्य किया। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित कलिकापुर पंचायत के डोकर साई पहाड़ी पर जल जीवन मिशन के तहत जल मीनार का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में मजदूरों ने 90 फीट की ऊंचाई पर कार्य करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि बिना सेफ्टी बेल्ट के इतनी ऊंचाई पर काम करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें हेलमेट और जूते तो दिए गए हैं, लेकिन सेफ्टी बेल्ट की कमी के कारण वे कार्य करने में असमर्थ हैं। उनका कहना है कि जब तक ठेकेदार द्वारा सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक वे कार्य नहीं करेंगे। स्थानीय ग्राम प्रधान सोनाराम भूमेश ने भी मजदूरों की चिंता को सही ठहराते हुए कहा कि लगभग 24 मीटर की ऊंचाई पर बिना सेफ्टी बेल्ट के कार्य करना जान का खतरा उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने कहा कि सेफ्टी बेल्ट की उपलब्धता से मजदूरों को सुरक्षा मिल सकेगी और निर्माण कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा। इस जल मीनार से कलिकापुर, सोहदा, धिरोल और अन्य 4 पंचायतों में पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। हालांकि निर्माण कार्य में देरी के कारण ये योजना प्रभावित हो रही है। मेरे गांव का तरफ से मैं एक ग्राम प्रधान होने के नाते इतना ऊंचाई जो पानी टंकी बन रहा है और जिस तरीके से मजदूर लोग काम करती है, तो सेफ्टी के लिए सेफ्टी बेल्ट होना जरूरी है और हेलमेट जो ऊपर में काम कर सके। बिना सेफ्टी में काम करने से बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मेरे तरफ से कहना है कि सेफ्टी बेल्ट अनिवार्य होना जरूरी है। अभी तक तो मिला है, हेलमेट मिला है और बूट मिला है। अच्छा। और बाकी सेफ्टी बेल्ट अभी तक नहीं मिला। पानी टंकी बन रहा है, यही सब है। और क्या है, सेफ्टी में चाहिए हेलमेट चाहिए, जैसे कि सेफ्टी बेल्ट चाहिए, यही सब चाहिए। दिक्कत हो रहा है कि 90 मीटर में हम लोग टंकी में काम कर रहे हैं, तो हेलमेट मिलना जरूरी है और सेफ्टी बेल्ट। दिक्कत है कि इतना ऊंचाई में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट जरूरी है। जैसे हेलमेट मिला है, सेफ्टी बेल्ट अभी तक नहीं आया है, वही सब जरूरी है सेफ्टी के लिए। जमशेदपुर के कई इलाकों में पूर्व सांसद सुनील महतो को उनके शहादत दिवस पर याद किया गया। इस क्रम में सुनील महतो स्मारक समिति के तत्वाधान में कदमा के गणेश पूजा मैदान में शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत सांसद के द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को स्मरण किया गया। मौके पर झामुमो कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शहीद सुनील महतो के चित्र पर फूल चढ़ाए और उन्हें नमन किया। समारोह के दौरान झामुमो के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने सुनील महतो के संघर्ष और उनके नेतृत्व के बारे में बातें की। पार्टी ने सुनील महतो के योगदान को हमेशा याद रखने की बात कही और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने झारखंड की रियासत में सुनील महतो के योगदान की चर्चा की। बता दें कि उनकी शहादत के बाद से उनकी जयंती और शहादत दिवस को हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर झामुमो नेताओं ने उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और उनके आदर्शों से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। सुनील महतो का शहादत दिवस है और आज के दिन में प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उसकी इस तस्वीर पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुनील महतो जमशेदपुर के लिए या यहाँ के लोगों के लिए सांसद के रूप में एक अपनी पहचान और अपना छाप छोड़ करके गए। ना उससे पहले कोई ऐसा सांसद बना और ना उसके बाद आज तक भले ही कोई भी सांसद हो, लेकिन जो सुनील महतो का व्यवहार था, उनका जो जनता के बीच में काम करने का जो अपना एक तरीका था, या कोई भी पब्लिक का चाहे किसी भी तरह का समस्या हो, छोटा हो बड़ा हो, जब कभी भी लोग उसके पास पहुंचते थे तो उनका प्रयास होता था कि उसका समस्या का समाधान कितना जल्द से जल्द हो, चाहे कितना भी बड़ा समस्या हो, और उसका समाधान भी वो करते थे। इसके साथ साथ झारखंड आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही। इस राज्य को बनाने के लिए, राज्य को स्थापित करने के लिए झारखंड आंदोलन में गुरुजी का नेतृत्व में हर कार्यक्रम में, अलग राज्य की लड़ाई में वो साथ रहे और उनकी भूमिका भी अहम रही।
जिसको आज भी हम लोग याद करते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बना रेलवे अंडरपास अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यह अंडरपास हाता विद्या भारती इंग्लिश स्कूल के समीप स्थित है, जहां लगातार पानी रिसाव के कारण जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। यहां पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ये समस्या काफी गंभीर हो गई है। इस अंडरपास से होकर कई प्रमुख विद्यालयों जैसे कि विद्या भारती इंग्लिश स्कूल, गिरी भारती हाई स्कूल, विद्या निकेतन +2 उच्च विद्यालय और नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के हजारों छात्र छात्राएं रोजाना गुजरते हैं। जल जमाव की स्थिति के कारण बच्चों के साथ साथ आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अंडरपास में उपयोग किए गए लोहे के छड़ों की गुणवत्ता की अत्यंत निम्न स्तर की है, जिसके चलते वे उनमें जंग लग रहा है और वह बाहर की ओर आ रहे हैं। इससे लोगों के घायल होने का खतरा बना रहता है। स्थानीय निवासी शंकर चंद्र गोप ने कहा कि ठेकेदार ने यह अंडरपास को ठीक से बनाए बिना ही छोड़ दिया है और अब यहां की स्थिति खराब हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद अंडरपास में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने चिंता जताई कि अब बारिश का मौसम भी शुरू नहीं हुआ है और जल जमाव की स्थिति पहले से ही बनी हुई है, जिससे समस्या और भी गंभीर हो सकती है। ये तो अत्यंत दुखद बात है कि इस अंडरपास के लिए हम लोग कहां नहीं गए, कौन उच्चाधिकारियों के पास नहीं गए और हमारे दुखड़ा हम लोग ज्ञात कराने का प्रयास किया कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। फिर भी सोचिए, अब इन लोग का लगभग काम पूरा करके सब कॉन्ट्रैक्टर भाग चुका है। अब मार्च का सोचिए 4 है, आज 4 तारीख में बिना बारिश के यही हाल है। चारों तरफ से पानी रिसाव है और वो रिसाव का पानी यहाँ निकासी जो ड्रेन का जो जाली लगा हुआ भरते जा रहा है, अर्थात वहाँ से पानी निकल नहीं रहा है। तो दोनों अभी निकासी का ड्रेन का जो निकासी जगह है वो भर रहा है। तो बारिश के सोच सकते हैं कि बारिश के दिन में यहाँ क्या होगा। असुविधा हो रहा है, यहाँ पे जल्दी पानी निकासी नहीं हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। इधर कैशलेस खरीदारी लेन देन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज औसतन व्यक्ति यूपीआई का इस्तेमाल कर खरीदारी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस बढ़ते प्रचलन के साथ फ्रॉड करने वाले लोगों ने नए तरीके भी इजाद कर लिए हैं। दरअसल आदित्यपुर आशियाना स्थित एक मेडिकल शॉप में सोमवार रात यूपीआई पेमेंट से संबंधित एक ऐसा ही ठगी का मामला सामने आया, जहां ग्राहक बनकर आए युवक ने दवाई लेने के बाद बिना ऑनलाइन पेमेंट किए ही दुकानदार तक खाते में पैसे जमा होने का मैसेज पहुंचा दिया, लेकिन असल में खाते में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशियाना स्थित मेडिकल शॉप में सोमवार रात एक युवक पहुंचा, जहां उसने कई महंगी दवाइयां दुकानदार से मांगी। अधिक मात्रा में दवाइयों की डिमांड युवक द्वारा की गई। उस वक्त दवा दुकानदार के पास कम मात्रा में दवाइयां थीं, लिहाजा उसने केवल 1050 की दवाइयां खरीदी। जब पेमेंट की बारी आई तो ग्राहक ने कहा कि अपना यूपीआई नंबर दें ताकि वो घर जाकर अपनी मां से पेमेंट करवा सके। इस पर दुकानदार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मोबाइल से स्कैन करके बारकोड पर पैसे ट्रांसफर कर दें, लेकिन युवक ने इस पर पूरी तरह से असमर्थता जताई और मां की तबीयत खराब होने का हवाला दिया। इस पर दुकानदार मान गया। युवक ने बताया कि वह आदित्यपुर एस टाइप का निवासी है। कुछ ही क्षण में दुकानदार के मोबाइल पर 1050 रुपए पेमेंट आने का मैसेज प्राप्त हुआ, लेकिन जब बैलेंस चेक किया गया तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। लिहाजा दुकानदार को आभास हो गया कि ये ठगी का शिकार हो चुका है। दुकानदार ने नाम ना छापने का आग्रह किया है, लेकिन उन्होंने इस ठगी से सभी लोगों को सतर्क करने की अपील की है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।